सेना से निवृत्त ऐसे सैनिक जिनको 20% से भी कम डिसेबिलिटी मिली है और इस वजह से उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब उन पेंशनर्स के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश, जिसको आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक से पेंशन क्रेडिट के बारे में, और इसी के साथ देखिए पीआईबी इफेक्ट की एक रिपोर्ट, जिसके बारे में जानना सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं। तो यही जानकारी है जिसको लेकर आज के इस वीडियो में मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए ऐसे पेंशनर्स जिनको सेना से निवृत्ति के समय कि कोई भी प्रकार की अगर डिसेबिलिटी है और उसका परसेंटेज 20 से भी नीचे है, तो ऐसे में उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही है। ऐसे में देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, जिसको अभी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए भूतपूर्व सैनिक अपने सैन्य सेवा के दौरान किसी कारणवश शरीर के किसी अंग के डिसेबिलिटी के कारण अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज 20% है तो उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम जजमेंट के अनुसार अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज 20% से भी कम है तो वह व्यक्ति भी डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार है। कृपया इस जजमेंट की कॉपी को अपने पूर्व सैनिक भाइयों के पास भेजें ताकि इस लाभदायक जजमेंट का फायदा प्राप्त कर सके। तो आप जैसे देख देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अभी जो शेयर किया जा रहा है साथ में, और इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 20% से भी कम अगर डिसेबिलिटी है तो उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो ऐसा ये आदेश जो है इस मैसेज के साथ शेयर किया जा रहा है। अब ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और देखिए अभी अगर हम ये कहें कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होंगे जो रिटायर होके आए हैं लेकिन उनको 20% से भी कम डिसेबिलिटी मिली है, तो जिस वजह से जो है उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे केस में ऐसे ऑर्डर उन सभी पेंशनर्स के लिए एक आशा की किरण ही कहूंगी मैं इसको। तो ऐसा कोई मामला अगर है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और एक और जानकारी देना चाहती हूँ, अभी 1-2 दिन पहले की ही एक वीडियो में शायद मैंने ये शेयर किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए अगर किसी सोल्जर को, अगर किसी सैनिक को कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है तो ये सेना की जवाबदारी है कि वो साबित करे कि ये डिसेबिलिटी सेना के सेवा के दौरान नहीं हुई है या सेना की वजह से नहीं हुई है। ये कर्तव्य, ये फर्ज सेना की है, ना कि उस पेंशनर्स की जो परेशान हो रहा है। देखिए समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ऐसे कोई ऑर्डर पास किए जाते हैं, कोई आदेश, कोई जजमेंट आते हैं, तो ये एक, इसको मैं बहुत ही अच्छा कहूंगी हमारे सोल्जर भाइयों के लिए। अब जैसे कि मैंने अभी ये पूरा मैसेज शेयर किया और इसी के साथ मैंने उस ऑर्डर की कॉपी की बात की, अगर किसी को चाहिए तो वो व्हाट्सएप जरूर से कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीआईबी फैक्ट की एक रिपोर्ट अभी मैं शेयर कर रही हूँ। वैसे तो देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि समय समय पर अगर स्पर्श से डाटा लीक की जानकारी हो या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई गलत मैसेज घूम रहे हो, कोई गलत नंबर घूम रहे हो जिसमें ये कहा जा रहा हो कि आपके पीपीओ शेयर करिए, आपके सारा सर्विस का जो डिटेल है वो शेयर करिए, तो हम आपकी पेंशन वगैरह जो है वो चालू करवाने में मदद करेंगे, या सही आ रही है नहीं आ रही वो चेक कर देंगे। ऐसे जो फ्रॉड मैसेजेस आते हैं उसके बारे में तो समय समय पर मैं बात करती रहती हूँ जब ऐसी जानकारी कोई मेरे पास आती है। तो आज देखिए पीआईबी फैक्ट की एक रिपोर्ट, ये मैसेज जो अभी सोशल मीडिया में बहुत घूम रहा है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए एक व्हाट्सएप संदेश में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बैंक खाता खोला है। अब ये पीआईबी फैक्ट चेक जो है इन पे हम भरोसा कर सकते हैं, और इन्होंने देखिए इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ये मैसेज जो वायरल किया है ये पूरा सुनिएगा आप। और सबसे पहले तो देखिए ये दावा गलत है जो इस मैसेज में भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें ये दावा किया गया है। और आगे देखिए संदेश में उल्लिखित बैंक खाता भारतीय सेना के आधुनिकीकरण या हथियारों की खरीद के लिए नहीं है। सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष की स्थापना उन सैनिकों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी जिन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी या घायल हो गए थे। तो पीआईबी की ये रिपोर्ट कह रही है कि देखिए आपको कोई भी इस तरीके से अगर अकाउंट्स नंबर वगैरह आपके साथ शेयर होते हैं या ऐसे मैसेज आते हैं, उस पर आपको जो है विश्वास नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अप्रैल महीने की पेंशन को लेकर।
अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने की पेंशन की मैसेज का, तो इसको लेकर भी पेंशनर परेशान हो रहे थे। डीएडीआर की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है कि हमें महंगाई भत्ते का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अप्रैल महीने की पेंशन हमारी बढ़ी हुई आएगी या नहीं आएगी, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि एक वेटरन्स ने कमेंट करके ये कहा था कि उनकी जब पीसीडीएस पर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इस महीने बढ़ी हुई पेंशन आएगी। लेकिन जब तक मैसेज हम नहीं देखते हैं अप्रैल महीने की पेंशन का, तब तक इसके लिए कुछ भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन देखिए, कुछ बैंकों ने 1-2 दिन पहले ही पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी कमेंट्स के माध्यम से मिल रही है। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो पेंशन जिनकी आ रही है, उन्हें पेंशनर ने ये जानकारी दी है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने की पेंशन की, तो हमारी जो स्पर से पेंशन आ रही है वो तो सही समय पर 30 को आ जाएगी, क्योंकि पेंशन प्रोसेस में हो गई थी जब हमारी पीसीडीएस से बात हुई तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एरियर को लेकर मुझे लगता है कि हो सकता है कि मई महीने के फर्स्ट वीक में ये एरियर जो है हमारे खातों में क्रेडिट हो, क्योंकि देखिए स्पर्श ने एरियर को लेकर कुछ कामकाज शुरू किया है या नहीं किया है, ऐसी कोई भी जानकारी स्पर्श में जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास भी ये जानकारी नहीं है। तो ऐसे में एरियर को लेकर सही जानकारी अभी तक नहीं पता चली है, लेकिन अगर अभी नहीं आया तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जरूर से आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि नेशनल इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला, तो उसका क्या? इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फरवरी में जो आदेश आया है, उसमें ये कहा गया था नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर जजमेंट, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। और माननीय हमारी सरकार ने क्या कहा था नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर कि ठीक है सभी को देना है। लेकिन अभी भी रेल मंत्रालय को छोड़कर किसी और विभाग ने नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर कार्रवाई की हो, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। रेलवे मंत्रालय के बहुत सारे लेटर्स आते रहते हैं, तो रेल मंत्रालय भी कोशिश कर रहा है कि अपने पेंशनर्स को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर, लेकिन अन्य विभागों की जानकारी हमारे पास नहीं है। और इसमें इन पेंशनर्स ने ये नहीं लिखा है कि इन्होंने मतलब ये रेलवे में सेवा में थे, डिफेंस में थे, इन्होंने किस में सेवा दी है ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो जब मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब कमेंट करते हैं तो विस्तार से कमेंट करिए, ताकि इसको लेकर हम आप सभी को सही जानकारी दे पाए। सबसे आखिर में बात करते हैं कि एक वेटरन्स यहाँ पूछ रहे हैं कि अनमेरिड डॉटर का पार्ट 2 ऑर्डर क्या है। देखिए, अगर कोई भी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, सर्विस पेंशनर्स की, इसके बाद उनकी जो पेंशन है उनकी वाइफ को मिलती है, फैमिली पेंशन लगती है। फिर वो जो फैमिली पेंशन है, वो उनकी अगर कोई डॉटर है जिसकी शादी नहीं हो रही है या नहीं हुई है, उनको उनकी जो पेंशन है वो ट्रांसफर हो जाती है। और अगर वो कोई लड़की अगर ऐसी है जो विडो है, डिवोर्सी है, तो भी ऐसे मामलों में भी ये पेंशन जो है उनको मिलती है। तो पार्ट 2 ऑर्डर करवाना इसलिए जरूरी हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक अनमेरिड डॉटर की बात नहीं है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी दूसरी शादी हुई है, जिन्होंने पहले डिवोर्स लिया है, फिर बाद में शादी की है। तो ऐसे मामलों में भी उनको जो सेकंड वाइफ है, उनका पार्ट 2 ऑर्डर करवाना है। उनका सारा रिकॉर्ड में पीपीओ में नाम जब तक नहीं आ जाता है, तब तक आपको कार्रवाई करते रहनी है। क्योंकि बहुत सारे केस हम ऐसे देखते हैं जहां सर्विस पेंशनर्स कार्रवाई करते करते कभी एक्सपायर हो जाते हैं, या कभी कार्रवाई कर भी दी होती है, लेकिन रिकॉर्ड की गलती की वजह से पेंशन चालू नहीं होती है। तो ये सारे मामले देखते हुए देखिए, आपके परिवार का सही तरीके से विवरण आपकी रिकॉर्ड बुक में, आपके पीपीओ में, आपके सभी डिफेंस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में हो, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अनमेरिड डॉटर का पार्ट 2 ऑर्डर भी ऐसा ही है। जब तक आपकी माताजी जीवित है, तब तक आप जो है ये पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह सब करवा के रखिए, ताकि वो जब एक्सपायर हो जाए तो उनके बाद ये पेंशन जो है आपको मिलने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अब उम्मीद करती हूँ कि अनमेरिड डॉटर का जो पार्ट 2 ऑर्डर है, इससे जुड़ा हुआ जो सवाल था उसको विस्तार से मैं समझा पाई हूँ। बाकी फिर भी अगर इसको लेकर कोई सवाल है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। मेरे चैनल में दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है, तो लाइक
और सबसे जरूरी बात कि अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में शेयर जरूर से करिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।